Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are enjoying the lectures. In case you have any doubt, put that in the comment box and I will surely revert to that. In the previous video, we finished admissibility and reliability. Now let's start with section 6. Open your Bare Act. Let's read section 6. So section 6 is about relevancy of facts forming part of the same transaction. So facts which, though not an issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at a different times and places. तो सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू नहीं हैं लेकिन वो फैक्ट इन इशू से ऐसे कनेक्टेड है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है. Means those facts are connected with the facts in issue so as to form part of the same transaction. तो ऐसे facts भी relevant होंगे भले ही वो फैक्ट सेम प्लेस या सेम टाइम में अकर हुए हो जब फैक्ट इन इशू अकर हुए थे या डिफरेंट टाइम एंड प्लेस में अकर हो सकते हैं, बट दे शुड बी इन कनेक्शन विद देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू. सो Section 6 declares to be relevant those facts which are not facts in issue but which are so connected with the facts in issue that they are considered to be part of the same transaction in which the facts in issue took place. आपको याद हो जब हम सेक्शन 3 में द वर्ड रेलेवेंट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हमने पढ़ा कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट होगा जब वो फैक्ट उस दूसरे फैक्ट से ऐसे कनेक्टेड होगा कि वो सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 में फॉल कर जाए. सो नाउ वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें बताया गया है कि क्या तरीके हो सकते हैं, इन वॉट वेज और इन वॉट मैनर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो सकता है और रेलेवेंट हो सकता है. तो सेक्शन 6 भी यही बोल रहा है कि अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो, तो अगर कोई फैक्ट उसी ट्रांजैक्शन में अकर हुए हैं जिसमें फैक्ट इन इशू अकर हुए हैं तो वो रेलेवेंट होंगे. नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल. सपोज ए शूट एंड किल्ड बी. ठीक है, ए बी को शॉट कर देता है, बी की डेथ हो जाती है. नाउ दिस इज अ फैक्ट इन इशू. आई होप आपको फैक्ट इन इशू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है. अगर नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो फिर से देख लीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. सो दिस इज़ अ फैक्ट इन इशू दैट ए शूट एंड किल्ड बी. तो जब ए ने बी को शूट किया होगा तब कुछ और फैक्ट भी अकर हुए होंगे, जैसे बुलेट की आवाज़ आई होगी, साउंड ऑफ द बुलेट जब गोली चली होगी. फिर ये एक फैक्ट हो गया. बी मस्ट हैव शाउटेड फॉर हेल्प. बी ने भी कुछ बोला होगा या चीखा होगा. सो दिस इज़ अनदर फैक्ट. अब सी भी प्रेजेंट था उस स्पॉट में एंड आउट ऑफ पैनिक ही ऑल्सो शाउटेड और स्क्रीम. सी भी घबरा के चीखा होगा, ये भी एक दूसरा फैक्ट है. ए शूट करने के बाद वहाँ से भाग गया, ही रैन अवे. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. सो ऑल दीज इंसिडेंट्स वॉज हैपनिंग इन कंटिन्यूटी, यानी ये सब एक ही ट्रांजैक्शन में हुए हैं, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है. देयरफॉर ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट्स एज दे हैपेंड इन द सेम ट्रांजैक्शन एंड कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इन इशू. तो ये सारे ही एक कंटिन्यूटी में हुए हैं, स्पॉन्टेनिटी है इसमें, कनेक्टेड है ये सारे फैक्ट्स इन इशू से. देयरफॉर ऑल दीज फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेम ट्रांजैक्शन? सो सेम ट्रांजैक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट स्टीफन जो कि फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, स्टीफन ने ये डेफिनेशन दिया है. A transaction is a group of facts connected together to be referred to by a single legal name, a crime, a contract, a wrong or any other subject of inquiry which may be in issue. तो ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन होते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स. Transaction means a series of events which are in continuity with each other. Which are in continuity with each other and they have a logical connection with each other. ठीक है, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक कंटिन्यूटी में होते हैं और उन सब में एक लॉजिकल कनेक्शन होता है हर एक इवेंट में. तो अगर हम स्टीफन की डेफिनेशन पढ़े देन वी कैन रेफर दो सीरीज ऑफ इवेंट्स बाय अ सिंगल लीगल नेम लाइक क्राइम, अ कॉन्ट्रैक्ट और रॉन्ग. तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एक क्राइम का एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे से क्राइम का. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट. थेफ्ट आईपीसी में कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 378. ऐसे आप कनेक्ट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा. ठीक है, तो सपोज ए रात को 2 बजे
एक घर में एंटर करता है, वहाँ से कुछ सामान चोरी करता है और सपोज़ आधे घंटे में वो चोरी करके घर से सामान को चोरी करके घर से भाग जाता है। अब सपोज़ वो 3:30 तक कहीं छुपा होता है, 1 घंटे तक वो कहीं छुपा होता है, हाइड आउट पे होता है, और 4 बजे वो बी के पास पहुंचता है और बी को बोलता है कि ये सारा चोरी का सामान है, इसे तुम रख लो और सुबह जाके सी को दे देना, ठीक है। एंड बी सुबह 10 बजे वो सारा चोरी का सामान जाके सी को हैंड ओवर कर देता है, बोल के कि ए ने ये है मुझे सारी स्टोलन प्रॉपर्टी पकड़ाई है, ये तुम रख लो। तो नाउ सपोज सी पकड़ा जाता है विद ऑल दो स्टोलन गुड्स। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है कि सी हैज़ कमिटेड द क्राइम ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी। यू शुड ऑलवेज लिंक, ऐसे आपको याद रहेगा। अब इन सारे फैक्ट इन इशू में ये सारे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इनमें ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हैं। इन सब फैक्ट्स में एक लॉजिकल कनेक्शन है और दे आर ऑल्सो इन कंटिन्यूटी, सो ऑल दीज फैक्ट्स विल बी रिलेवेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोज ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लॉन्ग ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं जिसमें काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और वो डिफरेंट प्लेसेस में भी अकर हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा काफ़ी टाइम गैप है, ड्यूरेशन है एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच में। तो टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है, एक दिन, कुछ 2-3 दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने। क्राइम अगर बड़ा है, ग्रेव है, लाइक फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्ट है, तो वो काफ़ी लंबा कंटिन्यूटी में चलता है, काफ़ी लंबे तक वो एक्सटेंड होते हैं वो पूरे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटा ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन कितना भी लंबा हो सकता है, बस उनमें एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए विद द फैक्ट्स इन इशू और वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अब टेस्ट क्या है, सेम ट्रांजैक्शन है या नहीं, इसका क्या टेस्ट है? सो द टेस्ट फॉर द सेम ट्रांजैक्शन वुड बी वेदर some third factor had interfered so as to affect the continuity of the event. There should be no fabrication or designing involved. तो ठीक है कि कोई थर्ड फैक्टर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए उस इवेंट्स की कंटिन्यूटी में, और कोई फैब्रिकेशन और डिज़ाइन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कोई फैक्ट कॉन्कॉक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज रेस्ट स्टे? तो इस फ्रेज का मतलब होता है थिंग डन, यानी थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो किसी भी एक ट्रांजैक्शन में कुछ कहा गया हो, कुछ किया गया हो, ऑल दैट विल बी कॉल्ड रेस जेस्टे। सो रेस जेस्टे मीन्स अ ट्रांजैक्शन in which several events are involved and all these events can be said to be reasonably and fairly connected with the main event, yani fact in issue. So the fact which surround the happening of event are its res gestae. जो फैक्ट एक जो कोई इवेंट होता है तो उसके साथ कई और भी फैक्ट्स होते हैं, वो सारे ही फैक्ट्स रेस जेस्टे होंगे उस इवेंट के। अब रेस जेस्टे एक इंग्लिश टर्म है और सेक्शन 6 इसी इंग्लिश डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है। सेक्शन 6 जो अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा, दैट इज़ अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस जेस्टे। तो सेक्शन रेस जेस्टे डायरेक्टली नहीं यूज़ हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 6 में इस डॉक्ट्रिन को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है। सो द वेरियस एक्ट्स आर इन continuity with each other and there is a logical and spontaneous connection of one fact with the other, and there should not be any possibility of any designing or fabrication of fact. Now there is a principle in Indian Evidence Act that hearsay evidence is no evidence. अब hearsay evidence क्या होते हैं? hearsay evidence यानी कहीं सुनी बातें। सपोज किसी पर्सन ने कहीं से कुछ सुना या किसी पर्सन ने कहीं से कुछ सुना और वो स्टेटमेंट जाके किसी और पर्सन को सुना रहा होता है। किसी पर्सन को कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन जाके वो किसी और पर्सन को दे रहा होता है। सो दीज हियरसे स्टेटमेंट्स, दे आर नो एविडेंस, दे आर नॉट एडमिसिबल। बट अगर यही स्टेटमेंट्स या यही बातें सुनी गई हो या कही गई हो इन द सेम ट्रांजैक्शन इन विच द फैक्ट इन इशू टुक प्लेस, देन वो स्टेटमेंट एडमिसिबल हो सकते हैं।
So res gestae is an exception to the principle that hearsay evidence is no evidence. Res gestae इस principle का exception है. So section 6 is an exception to the general rule जहाँ पे hearsay evidence is admissible. अब hearsay evidence section 6 को hearsay evidence में admissible करने के लिए हमें क्या establish करना पड़ेगा? That it was contemporaneous with the main act. एंड उस एक्ट और स्टेटमेंट के बीच कोई इंटरवल नहीं था दैट वुड अलाउ फैब्रिकेशन. ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ सपोज ए रोड पे वॉक कर रहा होता है, ए के आगे बी वॉक कर रहा होता है. अब सी साइड से आता है और बी को स्टैब कर देता है. ठीक है, अब ये सब देख के ए बिल्कुल शॉक हो जाता है और शॉक्ड होके और इंस्टेंटेनियसली चिल्लाता है, अरे सी ये क्या किया तुमने. सो दिस अटरेंस बाय जो ए ने ये बोला, दिस वॉज स्ट्रेट आउटकम ऑफ हिज फीलिंग. वो इतना शॉक था कि उसके मुंह से ये निकल गया. तो इस शॉक की वजह से इंस्टेंटली उसने ये चिल्लाया कि ये सी तुमने क्या कर दिया. सो दिस स्टेटमेंट ऑफ ए विल बी रेलिवेंट. The statement sought to be admitted, therefore, as forming part of res gestae, must have been made contemporaneously with the act or immediately thereafter. तो जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो स्टेटमेंट है वो एक्ट के साथ साथ होना चाहिए या इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट. नाउ सपोज इन द सेम एग्जाम्पल ए और सी मिले हुए होते हैं. ए वॉक कर रहा होता है रोड पे, बी उसके आगे चल रहा होता है और सी साइड से आता है और बी को स्टैप करता है और वहाँ से भाग जाता है. इस टाइम कोई भी पब्लिक नहीं होती है आसपास. ए ये सब देखकर चुप रहता है और जब वहाँ पब्लिक इकट्ठे हो जाती है, जब लोग आ जाते हैं, तब ए चिल्लाता है, अरे एफ ने इसे मार डाला. टू फैब्रिकेट एफ, ये दिखाने के लिए कि कोई पर्सन है एफ जिसने बी को मारा है. सो दिस स्टेटमेंट ऑफ ए विल नॉट बी रेलिवेंट बिकॉज पहला, फर्स्टली देयर वाज अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द एक्ट एंड द स्टेटमेंट. सी के एक्ट में यानी स्टैब करने में और ए के स्टेटमेंट में काफ़ी लंबा इंटरवल था. इट वॉज नॉट स्पॉन्टेनियस. ठीक है, सेकेंडली इट वॉज नॉट स्पॉन्टेनियस और थर्डली इट वॉज फैब्रिकेटेड एंड डिजाइंड. यानी ये ऐसा कुछ नहीं था, ये सच नहीं था, इट वॉज फैब्रिकेटेड. अब आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो इस स्टेटमेंट का मतलब. Now, if the statement is an answer to a query after lapse of some time, it cannot be treated as res gestae. अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए और बी में झगड़ा हो जाता है. ए गुस्से में बी पे गोली चला देता है, बट यहाँ पे क्या होता है, बी क्राउच डाउन, बी झुक जाता है और शॉट मिस हो जाता है. ये सब होने के बाद ए वहाँ से भाग जाता है और बी वहीं बैठ के रोने लगता है. उसके बाद कुछ टाइम बाद लोग आते हैं, देखते हैं बी बैठ के रो रहा है, उससे पूछते हैं क्या हो गया. तो बी बताता है कि ए ने मुझ पे गोली चलाई और वो भाग गया है. सो नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ बी, दिस विल नॉट बी एडमिसिबल. पहला क्यों नहीं एडमिसिबल है? बिकॉज इट डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज द एक्ट ऑफ फायरिंग. गोली चलाने का एक्ट और बी के इस स्टेटमेंट में ये दे आर नॉट द सेम ट्रांजैक्शन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बी से पूछा गया कि क्या हुआ और बी ने वो स्टेटमेंट में बताया कि ये सब हुआ. सो स्टेटमेंट एंड आंसर टू अ क्वेरी आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम इज नॉट res gestae. तो इसीलिए अगर किसी से पूछताछ में वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है कि ये इंसिडेंट हुआ था, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा. दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज res gestae. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब किसी भी ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, द फिजिकल एक्ट. फॉर एग्जाम्पल द एक्ट ऑफ स्टैबिंग, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग. ए जब बी को स्टैब कर रहा होता है, दैट एक्ट. ए जब चोरी करके भाग रहा होता है, दैट एक्ट. तो द फिजिकल एक्ट. सेकेंड, साइकोलॉजिकल एक्ट, यानी द वर्ड्स अकम्पनिंग सच फिजिकल एक्ट. तो जो वर्ड्स या स्टेटमेंट जो उस फिजिकल एक्ट के साथ साथ अकर हुए हैं, तो वो होते हैं साइकोलॉजिकल एक्ट. भले ही वो वर्ड्स या स्टेटमेंट उस पर्सन के हो जो पर्सन एक्ट कर रहा हो, या जिसके साथ ये एक्ट हो रहा हो, या जो ये सब जो या उस पर्सन के हो जो ये सब देख रहा हो. सो इट कैन बी वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन. तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में बहुत सारे फिजिकल एक्ट हैं, सो दिस चेन ऑफ फिजिकल एक्ट, ये अगर ये सब सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट तब होंगे इफ़ दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, proximity of place, continuity of action
एंड कम्युनिटी ऑफ पर्पस। कम्युनिटी ऑफ पर्पस यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम है तो जब तक उस क्राइम का पर्पस या ऑब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। सो दीज फिजिकल एक्ट्स वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट तब होंगे या तो वो कनेक्टेड हो बाय, यानी वो एक ही टाइम में हुए हों, सेम टाइम में सब कुछ अकर हुआ हो, या एक ही प्लेस में सब कुछ अकर हुआ हो, या दे आर इन कंटिन्यूटी विद ईच अदर, या उन सब का ऑब्जेक्ट सेम है वो सारे फिजिकल एक्ट्स का। So the act or transaction may be completed in a moment of time, or if there are connecting circumstances it may extend to period of days, weeks or even month। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि वो जो जितने फिजिकल एक्ट्स हैं या तो चाहे वो तुरंत ही हो सकते हैं एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, या कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्तों में या कुछ मंथ्स में। ये हम पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। There is no limitation as to territorial boundaries within which the transaction must occur. Those of sudden quarrel, shooting or stabbing may occur at one place in a room. They may even on the other hand like rebellion or other movement may cover the breadth of a country or of a continent। ये भी हम देख चुके हैं कि कोई जो सीरीज ऑफ फिजिकल एक्ट्स है या तो वो सेम प्लेस में हो गए फॉर एग्जांपल इन अ रूम, या वो डिफरेंट प्लेसेस में हो सकते हैं। एक एक्ट किसी और प्लेस में हो रहा है, दूसरा एक्ट किसी और प्लेस में हो रहा है, किसी और कंट्री में हो रहा है, किसी और कॉन्टिनेंट में हो रहा है। तो there is no territorial boundary, there is no limitation to territorial boundaries। Psychological act forming part of the transaction यानी words accompanying physical act। So the words spoken by the person doing the act, तो जो पर्सन ये एक्ट कर रहा है उसके वर्ड्स, या जो पर्सन जिसके साथ ये एक्ट हो रहा है, या बायस्टैंडर्स कौन होते हैं? दोज पर्सन हुआ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, यानी जब इंसिडेंट हो रहा होता है वो आसपास खट्टे हुए होते हैं या प्रेजेंट ही हुए होते हैं कहीं ना कहीं, या जो इंसिडेंट देख रहे होते हैं, दे आर बाय स्टैंडर्ड्स। उनके भी वर्ड्स दे आर रेलिवेंट एज फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, बट it should be borne in mind that such statement or declaration, as they are called in order that they might be admissible as res gestae, should be contemporaneous। ये भी हमने देखा था कि वो उसी टाइम होने चाहिए, इंसिडेंट के साथ ही अकर होने चाहिए, या और देयर शुड नॉट बी मच इंटरवल, इतना इंटरवल नहीं होना चाहिए कि फैब्रिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कि फैब्रिकेशन का टाइम मिल जाए, जैसे हमने ए और सी का एग्जाम्पल देखा था। एंड कनेक्शन एंड दे शुड नॉट अमाउंट टू mere narrative ऑफ अ पास्ट अकरेंस। तो जो पर्सन जिसने एक्चुअल अकरेंस देखा है और उसने साइमल्टेनियसली कुछ वर्ड्स अटर किए हैं सून आफ्टर द इंसिडेंट, या जब इंसिडेंट हो रहा होता है तब, वो सब रेलेवेंट होंगे। ये सर्टेन होना चाहिए कि जो स्पीकर है ही इज़ अंडर द स्ट्रेस ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। जो उससे इंसिडेंट देख के जो स्ट्रेस हुआ उसके एक्साइटमेंट में उसने जो भी वर्ड्स बोले वो किसी के भी हो सकते हैं, बाय स्टैंडर्ड्स के हो सकते हैं, या जो पर्सन एक्ट कर रहा है या जिसके साथ एक्ट हो रहा है, तो वो सारे रेलेवेंट होंगे। ये सब हम देख चुके हैं। दे शुड नॉट अमाउंट टू mere narrative ऑफ अ पास्ट अकरेंस, यानी अगर इंसिडेंट हो गया, भीड़ इकट्ठे हुई थी, इंसिडेंट हो गया और लोग आए और पूछ रहे हैं कि अरे भाई क्या हो गया, और वो पर्सन बताने लगा किसी पर्सन को कि अरे ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया। सो दिस इज़ अ नैरेटिव ऑफ अ पास्ट अकरेंस, वो बस बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। सो दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, ये एडमिसिबल नहीं होगा। साइकोलॉजिकल एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन यानी वर्ड्स अकम्पनिंग फिजिकल एक्ट। सो द वर्ड्स स्पोकन बाय द पर्सन डूइंग द एक्ट, तो जो पर्सन ये एक्ट कर रहा है उसके वर्ड्स, या जो पर्सन जिसके साथ ये एक्ट हो रहा है, या बायस्टैंडर्स कौन होते हैं? दोज पर्सन हुआ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, यानी जब इंसिडेंट हो रहा होता है वो आसपास खट्टे हुए होते हैं या प्रेजेंट ही हुए होते हैं कहीं ना कहीं, या जो इंसिडेंट देख रहे होते हैं, दे आर बायस्टैंडर्स। उनके भी वर्ड्स दे आर रेलिवेंट एज फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, बट it should be borne in mind that such statement or declaration, as they are called in order that they might be admissible as res gestae, should be contemporaneous। ये भी हमने देखा था कि वो उसी टाइम होने चाहिए, इंसिडेंट के साथ ही अकर होने चाहिए, या और देयर शुड नॉट बी मच इंटरवल, इतना इंटरवल नहीं होना चाहिए कि फैब्रिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कि फैब्रिकेशन का टाइम मिल जाए, जैसे हमने ए और सी का एग्जाम्पल देखा था। एंड कनेक्शन एंड दे शुड नॉट अमाउंट टू mere narrative ऑफ अ पास्ट अकरेंस। तो जो पर्सन जिसने एक्चुअल अकरेंस देखा है और उसने साइमल्टेनियसली कुछ वर्ड्स अटर किए हैं सून आफ्टर द इंसिडेंट, या जब इंसिडेंट हो रहा होता है तब,
वो सब रेलेवेंट होंगे। ये सर्टेन होना चाहिए कि जो स्पीकर है ही इज़ अंडर द स्ट्रेस ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। जो उससे इंसिडेंट देख के जो स्ट्रेस हुआ, उसके एक्साइटमेंट में उसने जो भी वर्ड्स बोले, वो किसी के भी हो सकते हैं, बाय स्टैंडर्स के हो सकते हैं, या जो पर्सन एक्ट कर रहा है या जिसके साथ एक्ट हो रहा है, तो वो सारे रेलेवेंट होंगे। ये सब हम देख चुके हैं। दे शुड नॉट अमाउंट टू mere narrative ऑफ अ पास्ट अकरेंस, यानी अगर इंसिडेंट हो गया, भीड़ इकट्ठे हुई थी, इंसिडेंट हो गया और लोग आए और पूछ रहे हैं कि अरे भाई क्या हो गया, और वो पर्सन बताने लगा किसी पर्सन को कि अरे ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया। सो दिस इज़ अ नैरेटिव ऑफ अ पास्ट अकरेंस, वो बस बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। सो दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, ये एडमिसिबल नहीं होगा। आई होप हमने सेक्शन 6 में अभी जितना कुछ भी पढ़ा आपको क्लियर हो गया है। इन केस यू हैव एनी डाउट पुट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। चलिए लेट्स डू द इलस्ट्रेशंस। A is accused of the murder of B by beating him. A पे इल्ज़ाम लगा कि उसने B का मर्डर कर दिया by beating him। तो जो कुछ भी A या B ने कहा या किया, या जो भी bystanders ने सुना या कहा, shortly or before or after the beating के तुरंत पहले या तुरंत बाद, in the same transaction, ताकि वो same transaction में सब कुछ हुआ हो, all that fact will be relevant. A is accused of waging war against the government of India. वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 121, विच सेज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट टू वेज वॉर और अबेटिंग टू वेज वॉर इज अ पनिशेबल ऑफेंस. So A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection. Insurrection means revolt, revolution, rebel हो जाना, in which property is destroyed, troops are attacked, walls are broken open. तो ये सब इवेंट्स हुए. सो ये सब अकरेंस ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट, ये सब का होना रेलिवेंट है, भले ही ए सब में सारे ही एक्ट में प्रेजेंट ना हुआ हो, बट ये सारे ही जनरल ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ज़रूरी नहीं ए सब में प्रेजेंट हो, बट ये रेलिवेंट है क्योंकि ऑल दीज फैक्ट्स आर कनेक्टेड बाय कम्युनिटी ऑफ पर्पस. इन सब का पर्पस और ऑब्जेक्ट एक है, टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्म्ड इंसरेक्शन में पार्टिसिपेट करना. So all these fact will be relevant. A sue B for libel contained in a letter. Libel is a part of defamation. Defamation कौन सा sections है IPC में? 499 to 502. तो A B पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसे डिफेम किया है by libel यानी थ्रू इन अ रिटन, डिफेमेशन बाय राइटिंग. तो ए और बी के बीच में कुछ लेटर्स एक्सचेंज हुए होंगे. कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स. तो उसमें से ये ए को लगा कि बी ने उसे डिफेम किया है, तो वो सारे ही लेटर्स रेलेवेंट होंगे. सो लेटर्स बिटवीन द पार्टी, जो भी लेटर्स विच आर रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लिबेल अरोज एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, तो वो जो उस कम्युनिकेशन के जितने भी लेटर्स उस कम्युनिकेशन में एक्सचेंज हुए हैं वो सारे ही रेलिवेंट होंगे, भले उन सब में लिबेल नहीं हुआ हो. लिबेल राइज हुआ होगा किसी एक लेटर में, बट सिंस टू अंडरस्टैंड वो उस कम्युनिकेशन को समझने के लिए वो सारे ही लेटर्स रेलिवेंट होंगे कि कैसे लिबेल राइज हुआ. ठीक है, भले ही सब में लिबेल, हर लेटर में लिबेल ना हो. The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. ठीक है, B ने A ने कुछ गुड्स ऑर्डर किए थे B से, क्या वो डिलीवर हो गया A को? तो ये फैक्ट कि उस दिन कई इंटरमीडिएट पर्सन को डिलीवर हुए हैं गुड्स, ये भी रेलेवेंट है. ठीक है, A तक पहुंचाने के लिए कहीं और कुछ और पर्सनस को भी डिलीवर हुआ होगा गुड्स, वो सब फैक्ट भी रेलेवेंट है. ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट. नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट केसेस अंडर सेक्शन 6. केस लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस में भी. आंसर राइटिंग में आपको अपने आंसर्स में कुछ केसेस मेंशन करने होते हैं फॉर ब्राउनी पॉइंट्स. तो चलिए देखते हैं. आर वर्सेस क्रिस्टी, काफ़ी पुराना केस है. इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ यंग बॉय, छोटा सा बच्चा था, उसके साथ एक काफ़ी इंडिसेंट असॉल्ट हुआ था. तो असॉल्ट होने के बाद वो जाता है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ, कि ऑफेंडर ने उसके साथ क्या किया, और जो भी इंसिडेंट होता है वो अपनी माँ को बोलता है. तो इस केस में जो द स्टेटमेंट ऑफ दैट यंग बॉय वाज हेल्ड नॉट टू बी रेजिस्टे.
क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं था, क्योंकि इंसिडेंट जब हो गया, बेचारे बच्चे के साथ असॉल्ट हो गया, फिर वो ख़त्म होने के बाद वो अपनी माँ के पास बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ. सो इट वॉज हेल्ड नॉट टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और टाइम इंटरवल भी काफ़ी था. देन RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कॉन्टेम्पोरेनियस टेप रिकॉर्ड ऑफ अ रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट. अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसका टेप रिकॉर्ड कर लिया हो तुरंत ही, तो वो रेस जेस्टे हो सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट उत्तराखंड में एक बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी था प्रीलिम्स में, कि काफ़ी सारे केसेस के नाम दिए गए थे और पूछा था कि नहीं सॉरी, ये RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस दिया था और पूछा था कि ये दिस केस इज़ रेलेवेंट अंडर विच सेक्शन 6, 7, 8, 9. तो सेक्शन 6 मार्क करना था. देन सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974 का केस है. ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप. मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन आप इन सारे केसेस को एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा. इस केस में क्या हुआ था कि एक वुमेन थी, वुमेन का हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तीनों ने मिलकर वुमेन का मर्डर कर दिया था. इसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो वुमेन को, यानी हस्बैंड जब अपनी वाइफ को रूम के अंदर धक्के मारा था उसको मर्डर करने के लिए, तो बच्चे ये सब देख रहे थे जो बाहर खेल रहे थे, और उन्होंने वो चीखने चिल्लाने लगे कि अरे मेरी माँ को मार रहे हैं ये लोग. तो कुछ लोगों ने ये सुन लिया. तो जिन लोगों ने ये बच्चों की चीखें सुनी, आवाज़ें सुनी, उनका एविडेंस एडमिसिबल माना गया कि इट वाज रेस जेस्टे, और क्योंकि इट वाज पार्ट इन द सेम ट्रांजैक्शन, कि जब उसको मार रहे थे तभी बच्चों ने उसी टाइम दे एक्सक्लेम्ड और चीखा कि मेरे माँ को मार रहे हैं. तो दिस वाज हेल्ड टू बी रेस जेस्टे. देन इन R वर्सेस बेडिंगफील्ड में क्या हुआ था, एक वुमेन थी, उसका गला कट गया, और वो कटा हुआ गला लेके रूम के बाहर आई और बोली, एक विटनेस, कोई भी विटनेस था, वो जो उसकी आंट थी, तो आंट बोलती, आंट देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया. लेकिन इस केस में इस वुमेन का जो स्टेटमेंट है वो इट वाज नॉट एडमिसिबल एज रेस जेस्टे, नहीं लिया गया, बिकॉज द स्टेटमेंट वाज मेड आफ्टर द इंसिडेंट वाज ओवर. तो हमें नहीं पता क्या, मे बी बहुत पुराना केस है, मे बी इट वाज अ बैड जजमेंट या कुछ और एविडेंस एडमिट हुए होंगे. लेकिन अगर कोई गला कटा अपना रूम के बाहर लेके कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. बट इस केस में हेल्ड हुआ कि नहीं, जब इंसिडेंट खत्म हो गया था तब उसने ये स्टेटमेंट बोला, तो इसको इनएडमिसिबल कर दिया था. रैटन वर्सेस R. दिस इज़ एन ओल्ड इंग्लिश केस, 1971 का केस है. इस केस में क्या हुआ था, एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में अक्यूज रहता था और बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में विक्टिम रहता था. विक्टिम और अक्यूज की पुरानी दुश्मनी थी. एक दिन क्या होता है, अक्यूज्ड ही कंज्यूम लॉट ऑफ अल्कोहल एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल वो अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है कि आज तो विक्टिम को मार डालेंगे. तो वो किचन से नाइफ लेता है और वो उसके सारे दोस्त पहुंच जाते हैं विक्टिम के पास और एक ब्लैंकेट भी लेके जाते हैं. विक्टिम को ब्लैंकेट से कवर करते हैं और अक्यूज्ड उसको नाइफ से स्टैब करता है. बट यहाँ पे विक्टिम किसी भी तरह बच जाता है और जैसे ही ब्लैंकेट हटता है वो उन सब की शक्ल देख लेता है. जैसे ही वो उन सबको देखता है वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं. बट यहाँ पे विक्टिम इंजर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टैबिंग. देन ही गोज़ टू द पब्लिक बूथ, वहाँ से एम्बुलेंस को कॉल करता है. एम्बुलेंस आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है. तो जब हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो एम्बुलेंस में एक अटेंडेंट होता है. तो वो रास्ते में अटेंडेंट को सारा इंसिडेंट नरेट करता है और सब कुछ बताता है कि क्या हुआ उसके साथ. तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम मेड टू द अटेंडेंट, दिस वॉज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एंड दिस वॉज हेल्ड टू बी एडमिसिबल एज रेस जेस्टे. नाउ R वर्सेस फॉस्टर्स 1834 का केस है. इस केस में क्या होता है, जो डिसीज्ड होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है. एक स्पीडिंग ट्रक उसे हिट कर देती है. ज़ोर से ट्रक आ रही होती काफ़ी ज़ोर की स्पीड में और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है. तो इस केस में एक विटनेस भी होता है. वो विटनेस उस स्पीडिंग ट्रक को उसने वो स्पीडिंग ट्रक देखा होता है कि ट्रक काफ़ी स्पीड से जा रही होती है. लेकिन जब वो ट्रक उस डिसीज़ को हिट करती है वो नहीं देख पाता है, वो इंसिडेंट वो नहीं देख पाता है. लेकिन वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि जो डिसीज्ड है ही वॉज लाइंग देयर एंड क्राइंग फॉर हेल्प. तो वो जाता है उसकी हेल्प करने और तभी डिसीज्ड विटनेस को सब बताता है कि
एक स्पीडिंग ट्रक ने मुझे मार दिया, या जो भी सारा सब इंसिडेंट हुआ। तो इस केस में द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज टू द विटनेस वाज हेल्ड टू बी एडमिसिबल इन एविडेंस एज रेस जेस्टे, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। जैसे ही इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, उसी के तुरंत बाद ही विटनेस को डिसीज सब कुछ बता रहा होता है। सो इट वॉज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। नाउ श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस है। इस केस में ये बताया गया है कि कब व्हेन एफआईआर विल बी रेस जेस्टे। तो इस केस में क्या होता है, एक विटनेस होता है और एक सीन ऑफ अकरेंस होता है। तो वो जब जो इंसिडेंट होता है वो उस सीन में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वो प्रेजेंट होता है, उसने सब कुछ देखा होता है कि क्या हुआ, सब कुछ पूरा इंसिडेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होता है। इंसिडेंट के होने के बाद वो खूब हल्ला गुल्ला मचाता है, खूब शोर मचाता है, मेरा यू एंड कराए कि ये देखो ये क्या हो गया, सबको पब्लिक को बुला के चीख चीख के पूरा इंसिडेंट नरेट करता है, सबको स्टोरी बताता है। और ये सबको पब्लिक को बताने के बाद कुछ देर बाद वो जाता है पुलिस स्टेशन और जाके वहाँ पे एफआईआर लिखवाता है। So in this case the making of the report is a part of the transaction and so it amounts to res gestae। तो इस केस में अगर एफआईआर इंसिडेंट होने के कुछ ही टाइम बाद की गई हो, या उसी सीरीज में, या इन दैट सेम इन कंटिन्यूटी ऑफ द इवेंट में एफआईआर फाइल की गई हो, तो एफआईआर विल बी एडमिसिबल एज रेस जेस्टे। ज़रूरी नहीं कि तुरंत हो, अगर थोड़ा टाइम इंटरवल भी है, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तब एफआईआर को हम रेस जेस्टे एज अ रेस जेस्टे एडमिट कर सकते हैं। कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 का केस है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, नॉट ओनली फॉर सेक्शन 6 बट इन इंडियन एविडेंस एक्ट। आप इस केस को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत कुछ है इस केस में। इस केस में क्या होता है, विक्टिम एक टेलीफोन ऑपरेटर होती है अक्यूज्ड के ऑफिस में। अक्यूज्ड यूज्ड टू मेक इलिसिट एडवांसेस टुवर्ड हर, काफ़ी उसको परेशान करता था, तो इसलिए वो ऑफिस छोड़ देती है। बट फिर भी अक्यूज उसको हमेशा घर तक फॉलो करता था, टेलीफोन करके उसको परेशान करता था और बोलता था आओ मुझसे मिलो, बट शी ऑलवेज यूज टू अवॉइड हिम और उसे मना कर देती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, विक्टिम की मदर स्कूल बस स्टॉप गई होती है अपने बेटे को पिक करने, यानी विक्टिम के भाई को। उसी टाइम कपूर सिंह राणा उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि आ जाओ मुझसे मिलने, लेकिन विक्टिम बोलती है, उससे बता देती है कि मेरी माँ घर पे नहीं है और जब वो वापस आएगी तो मैं अपनी माँ के साथ आऊँगी तुमसे मिलने। तो अक्यूज़ को अच्छा मौका मिल जाता है, उसे पता चल जाता है कि घर पे कोई नहीं है और वो अपने दोस्त को लेके उसके घर पहुंच जाता है विक्टिम के। उसके बाद वो विक्टिम से बोलता है चलो हमारे साथ चलो, बट वो मना कर देती है और कपूर सिंह राणा ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड, टॉयलेट जाता है, वहाँ से एसिड की बॉटल उठाता है और उसके मुंह पे फेंक देता है और फिर अपार्टमेंट जल्द से वहाँ पे लॉक करके अपार्टमेंट का डोर लॉक कर देता है बाहर से और भाग जाता है वहाँ से। सो काफ़ी बहुत कुछ होता है इस केस में, काफ़ी कुछ होता है, आप इसको लेकिन ज़रूर रीड करिएगा। इस केस में ये हेल्ड होता है कि इसमें चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंप्लीट नहीं होती है और एफआईआर जो फाइल होती है उसमें ये हेल्ड होता है कि एफआईआर वाज नॉट फाइल्ड इन द सेम ट्रांजैक्शन। काफ़ी कुछ है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप इनको इस केस को आप डिटेल में पढ़िएगा। सो विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 6। आई होप आपको क्लियर हो गया हो सब कुछ and I hope you enjoyed the lecture. So in the next video we'll start with section 7. Thank you.